हम लोग अगले वीडियो में बात किए थे स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद जो होते हैं। अब हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन की बात करेंगे। इसमें इसकी संख्या थी 27। तो आइए हम फिर बात करते हैं इसमें अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होता है, यानी कि अयोगवाह 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 आइए हम बात करते हैं अयोगवाह। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि वे बढ़ाते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजन में। इसमें वे बढ़ाते हैं जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। तो ऐसे वर्ण जो होते हैं अयोगवाह की बात करें तो जानते हैं इसमें क्या होता है। अयोगवाह में क्या होता है कि वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है, अयोगवाह कहते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फिर और ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे अयोगवाह में। अब अयोगवाह में होता क्या है, देखिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी, इन सभी को कहते हैं हम लोग। तो आइए हम आपको बताएं कि इसका डिफिनीशन पहले लिखवा दें। आप लोग डिफिनीशन पहले लिखिए इसका, अयोगवाह की डिफिनीशन लिखिए वे वर्ण, लिखिए आप लोग वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है, और नहीं व्यंजनों में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम लोग कहेंगे अयोगवाह। क्या कहेंगे, अयोगवाह, ठीक है ना। यानी कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या हो गया, वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में, तो हमारा क्या कहलाएगा, अयोगवाह कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अयोगवाह में और ये सब क्या है, अयोगवाह है। इन्हें हम लोग देखिए अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार, इन्हें क्रमशः हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार, इन्हें क्रमशः अनुस्वार, ये क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक और यह विसर्ग, अनुनासिक या विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए आपको हम बता दें इसमें पहला क्या टॉपिक होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, अनुस्वार। पहला क्या है, अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, देखिए ऊपर जो बिंदु लगा है इस तरह से अनुस्वार, ठीक है ना। तो अनुस्वार में क्या होता है, जब किसी स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं, जब किसी
जब किसी स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, वायु केवल नाक से निकलती है और जो उसका उच्चारण होता है ना, झटके के साथ होता है और उसका उच्चारण क्या होता है, झटके के साथ होता है, झटके के साथ होता है। तब देखिए, तब उसे हम बिंदु के द्वारा प्रकट करते हैं। क्या लिखेंगे? तब उसे बिंदु के द्वारा प्रकट करते हैं। आइए, जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? बच्चे? इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। तो आपको एक बार हम और डिफिनीशन बोल दे रहे हैं। आपको देखिए क्या होता है, जब किसी स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, तब उस बिंदु के द्वारा हम तब उसे एक बिंदु के द्वारा प्रकट करते हैं और जो बिंदु होता है ना, वही क्या हमारा कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। तो हमारा वो बिंदु क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। ठीक है ना? अब अनुस्वार आप लोग जान गए। अब देखिए, अनुस्वार का प्रयोग सभी 5 वर्गों में, जो पंचम वर्ग होता है ना, उसमें इसका हम लोग स्थान देते हैं। देखिए, अनुस्वार का ये अनुस्वार है ना, इस अनुस्वार का प्रयोग सभी वर्गों के, जो सभी वर्ग होते हैं, इन सभी वर्गों के पंचम वर्ण, आइए आपको बता दें पंचम वर्ण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ड हो गया, चौर में इ हो गया, इसमें ड़ हो गया, इसमें न हो गया, इसमें म हो गया, के स्थान पर होता है, के स्थान पर होता है। अब आइए कोई एग्जाम्पल समझा दें। जैसे मान लीजिए डंक, जैसे क्या हो गया हमारा? डंक। फिर कंचन बोल दीजिए, उस पर लग गया ना, कंचन। ठीक है ना? अगला मान लीजिए एग्जाम्पल ठंडा मान लीजिए हो गया। फिर और मान लीजिए अंतर हो गया ना। इस तरह हमारी चंपत बहुत हो गए। ऐसे आदि कर लीजिए, ये समझने के लिए यहाँ पर आपको बताएं। अब देखिए, जहाँ एक साथ 2 नासिक का प्रयोग होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है ना। ये बात याद कर आप लोग को याद रखना है, नोट करके लिख लीजिए हो सके तो आप लोग। यहाँ पर देखिए हम क्या बोले हैं, जहाँ एक साथ 2 नासिक
दो नासिक, जहाँ एक साथ दो नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन का प्रयोग होता है, का प्रयोग हुआ हो या होता है, हुआ हो, वहाँ क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे आइए एग्जाम्पल आपको समझा दें, जैसे अन्न, अन्न यहाँ पर क्या है, दो नासिक व्यंजन का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। जैसे अम्मा, अम्मा, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए जन्म, तो जन्म में भी नहीं लगाएंगे, आदि ऐसे वर्ड हो गए, ठीक है ना, जहाँ हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई नासिकी व्यंजन के बाद, नासिकी व्यंजन के बाद क्या बोले हम, नासिकी, नासिके, नासिके व्यंजन के बाद अगर मान लीजिए य, ठीक है ना, व अथवा ह आया हो ना, ये सब अगर आया होगा तो अनुस्वार नहीं लगाएंगे, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कन्या, कन्या, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ आया है ना यह के बाद। फिर मान लीजिए पुण्य हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही और मान लीजिए कण हो गया, ऐसे ही मान लीजिए कन्हैया हो गया, कन्हैया हो गया, हाँ कन्हैया। इसी तरह मान लीजिए कान्हा हो गया, आदि मान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। चलिए अब हम अपना दूसरा पढ़ते हैं, अनुनासिक। क्या पढ़ते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम किसी स्वर का मतलब उच्चारण करते हैं, किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जो वायु होता है ना, मुख के अलावा नाक से भी निकलता है, ठीक है ना, और वही हमारा क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। और इसे हम चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाँद हो गया, चाँद, ठीक है। फिर हंसना हो गया, हंसना, हंसना हो गया, सब एग्जाम्पल है। झांसी हो गया, झांसी हो गया, झांसी हो गया, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आँख भी अब आ रहा है, आँख, आँख हो गया। और मान लीजिए बूंद भी है, बूंद हो गया। कुंवर मान लीजिए, कुंवर, ये भी हो गया। मताएं मान लीजिए, मताएं, यहाँ भी लगाएंगे मताएं। तो बहुत सारे वर्ड हैं, आदि कर लीजिए, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिख लिया जाए पहले, डिफिनीशन तो भूल ही रहे थे, लिखिए। जब जब किसी स्वर, जब किसी जब किसी स्वर का, जब किसी स्वर का उच्चारण, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलावा, मुख के अलावा, मुख के अलावा नाक से, नाक से भी, नाक से भी निकलती है, निकलती है, मुख के अलावा नाक से भी निकलती है, तो उसे, तो उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक कहते हैं, तब उसे अनुनासिक कहते कहते हैं, ठीक है ना।
ये रहा हमारा डिफिनेशन। अब इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लोग चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं, इसे हम लोग चंद्र बिंदु से चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं ना। एग्जाम्पल भी आप लोग बतवे किए हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा ना, जैसे कि जो एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए, यदि सीरो रेखा ना, यदि सीरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है ना, तो वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगा देते हैं। आइए आपको बता दें, सीरो रेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी है तब की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, तो वहाँ हम चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाते हैं हम लोग। आइए आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए हमारा ओठ है ना, ओठ, तो यहाँ केवल हम बिंदु लगाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि नहीं है, नहीं, एक वर्ड आपका नहीं हो गया, यहाँ बिंदु लगा देंगे। मैं है ना, मैं वर्ड, देखिए मैं वर्ड में यहाँ बिंदु लगा देंगे। ऐसे भी और भी वर्ड है, मान लीजिए गेंदा है, गेंदा, यहाँ बिंदु लगा देंगे। इस तरह 64 है, 64, तो यहाँ बिंदु लगा देंगे। आपको ध्यान नहीं देना ना कि यदि सीरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है, ठीक है ना, यदि सीरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है तो वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या कर देते हैं, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बिंदु लगाए हैं, सब लगाए हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या हमारा था, विसर्ग था ना उसमें तीसरा। देखिए, विसर्ग होता है क्या है, देखिए विसर्ग को ऐसे हम डबल बिंदु से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए, विसर्ग का प्रयोग एक तरह से बोले तो स्वतंत्र रूप से हम लोग कहीं नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो विसर्ग का प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता है। देखिए, इसमें यह होता है कि हिंदी अपने शब्दों में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं करती है उतना, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है ना, संस्कृत से हिंदी में आए हुए जो शब्द होते हैं उसमें होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रातः हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही आपका पुनः हो गया, अंततः, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो यही होता है, लेकिन विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है नहीं। देखिए, इसको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या एक चीज़ आपको ध्यान देना है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। देखिए, आप लोग बोलिए, बोल के देखिए, प्रातः आ रहा है ना, पुनः आ रहा है ना, अंतः आ रहा है ना। हाँ, तो इसका उच्चारण होता है ना, ह की तरह होता है। तो विसर्ग की परिभाषा लिखिए, विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। हिंदी के अपने शब्दों में भी, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग संस्कृत
इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए हुए, संस्कृत से हिंदी में आए हुए कुछ शब्दों में होता है, कुछ शब्दों में होता है। जैसे मान लीजिए बोले अभी आपको हम प्रातः बोले हैं ना, प्रातः हो गया, पुनः हो गया, इसी तरह अंततः हो गया, यहाँ पर हो बिंदु अंत हो गया। ये सब रहा ना। तो कल के वीडियो में हम आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाए थे, आज के वीडियो में पार्ट 2 हो गया। अब आइए आपसे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके कौन से भेद होते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके मतलब इसके भेद किन आधारों पर किए जाते हैं, इनके भेद किन आधारों पर किए जाते हैं, ठीक है ना। ये रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। फिर अगला हमारा देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, किन स्थानों पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए इन्हें लिखो, इनका परिभाषा लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। आइए, ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए। फिर आपको हम बताए थे दीर्घ स्वर, इसका भी परिभाषा लिखिएगा। फिर आपको हम बताए थे
तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, इसका भी परिभाषा लिखिएगा। हम आपको दंत व्यंजन भी बताए थे, इसका भी परिभाषा लिखिएगा। हम आपको अंतस्य अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन बताए थे, इसका भी परिभाषा लिखिएगा। और यह अगला जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आइए आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमको। देखिए क्वेश्चन यह है, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ठीक है ना। आराम से आप लोग कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, लगाइए, ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न जानते हैं क्या है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। कैसा कथन है, सही है गलत है, ये बताइएगा। दूसरा, व्यंजनों की संख्या 50 है। ये कथन कैसा है, सही है कि गलत है, बताइएगा। तीसरा है, कंठ व्यंजन है, कंठ व्यंजन है, ये कथन कैसा है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, न दंत व्यंजन है, यह कथन कैसा है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक साथ 2 नासिक के व्यंजनों का प्रयोग, एक साथ व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। कथन कैसा है, बताइएगा। आइए थोड़ा मैच दी फॉलोइंग कर लीजिए, मेल कर लीजिए, मिलाइए, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा व्यंजन हो गया, ठीक है, ये हमारा व्यंजन हो गया। इधर क्या हो गया, उच्चारण स्थान, ख इधर हो गया, ख हो गया, घ हो गया, इसके सामने मूर्धा है, आपको मिलाना है। यह है, यह स है, यह है, और फिर ऐसे मिलाइए इसको। देखिए ख हो गया, ये घ हो गया, यह हो गया, यह स हो गया, यह है, स है, ये स है, ये र है, ये ध है, ये त है, ये स है, ये न है, ये ब है, यह भ है, ठीक ना। अब इधर क्या है, मूर्धा, कंठ है, वस्य है, ओठ है, तालु है, दांत है। अब इसको आपको क्या करना है, मिलाना है, मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग करना है। तो ये हिंदी का दूसरा पार्ट था हमारा, ठीक है ना। ये हिंदी का हमारा दूसरा पार्ट था, जो कि आप लोगों के सामने इसका चर्चा हुआ है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, और फिर अगले हम लोग टॉपिक में मिलेंगे किस दूसरे वीडियो के साथ। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा फोनोलॉजी का दूसरा पार्ट है,
फोनोलॉजी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फोनोलॉजी का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम हिंदी के टॉपिक लाते रहेंगे और कंपटीशन एग्जाम को देखकर मैं हिंदी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और भी सब्जेक्ट हम चालू करने वाले हैं जल्दी ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसका लिंक शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।